ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, वीडियो लेक्चर की मैंने सेंड कर दिया है, फिर आप उसको देख लीजिएगा। जस्ट ओवरव्यू मैं यहाँ पे देता हूँ। स्टेट, किसी भी सिस्टम की जो भी कंडीशन होती है उसको हम स्टेट कहते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम, जैसे ये टेम्परेचर T2 माइनस T1, यानी ये फाइनल स्टेट और एक इनिशियल स्टेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर। स्टेट फंक्शन को हम कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। स्टेट फंक्शंस जिनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे वॉल्यूम फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और ये वैल्यूज़ जिस चेंज से ये वैल्यूज़ आई हैं उस चेंज पर ये डिपेंडेंट नहीं होती, कि चाहे वो चेंज टेम्परेचर से हुआ है या प्रेशर से, इस बात पे वो इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ स्टेटमेंट्स देखी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो आपने पढ़ी हुई हैं। फिर इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन देखी हमने। इसकी ये इक्वेशन थी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, जिसमें डब्ल्यू वर्क डन को एक्सप्लेन करता है, हीट क्यू से डिनोट करते हैं, और डेल ई जो है वो इंटरनल एनर्जी को जाहिर करता है किसी सिस्टम की। तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंट केसेस देखे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट व्हेन अपोजिंग प्रेशर इज़ ज़ीरो, उस तरह से। फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट प्रेशर पे देखा। ये सारे डिफरेंट हमने इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को डिफरेंट कंडीशंस पे अप्लाई करवा के देखा। ठीक है, डिफरेंट हमने कंडीशंस अप्लाई की हैं, प्रेशर ज़ीरो, व्हेन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इंथैल्पी का जिक्र किया। ठीक है, और इंथैल्पी के बाद फिर आपके पास हीट कैपेसिटी आ गई। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? ठीक है, और हीट कैपेसिटी के अंदर हमने हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया, उसकी इक्वेशन बनाई। उसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी की ये फाइनल इक्वेशन बनाई, जिसमें बताया कि जो Cp है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी को जाहिर करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्म, ये वर्ड यूज होता है। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पर जो प्रोसेस होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोसेस होगा, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये 25 ही रहेगा, चाहे आप हीट प्रोवाइड करते रहें उस सिस्टम में, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना। आपने कुछ वर्क डन करवा लेना है उस हीट एनर्जी से। ठीक है, जो आप हीट ऐड करवा रहे हैं उस हीट से आप वर्क डन करवा लें, या चाहे आप उसको ठंडा कर लें, जैसे भी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज इम्पॉसिबल बनाई जाती है। ठीक है, हीट एक्सचेंज को रोका जाता है कि ना ही हीट एंटर हो सके और ना ही हीट उस सिस्टम से बाहर निकल सके। ठीक है, तो उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जिसमें हीट एंटर भी नहीं हो सकती और ना ही हीट बाहर निकल सकती है। ठीक है, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वो सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। और अगर किसी सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसे हम कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ये हो गए छोटी छोटी डेफिनेशंस, टर्म्स के एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। फिर आ जाता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक स्टेट से हम एक हमारे पास एक गिवन स्टेट होगी और उसके अंदर हम कोई वेरिएबल्स चेंज करते हैं। ठीक है, उसमें चेंज लेकर आते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस हम अप्लाई करवाते हैं और उस गिवन स्टेट से हम चेंज लेकर आते हैं, और उस चेंज की वजह से हमारी जो गिवन स्टेट है वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और फिर चेंज करते करते फाइनली हम दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंच जाएंगे।
ठीक है, यानी एक पूरा साइकिल हमने चला। ठीक है, पहले हम चेंज लेकर आए और चेंज आते आते लास्ट पे हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था गिवन स्टेट पे। तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ये ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल बहुत ही स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, स्लोली और एक डायरेक्शन में हम थोड़ी सी चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, किसी भी कंडीशन को चेंज करके, लाइक टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करके या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके, और इस तरह से चेंज करते हैं बिल्कुल थोड़ी सी कि वो चेंज वापस रिवर्स हो सके। ठीक है, एक लम्हे के लिए थोड़ी सी चेंज लेकर आई जाती है उस प्रोसेस में, और वो चेंज रिवर्सिबल होती है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी इतना कम टेम्परेचर चेंज करना कि वो टेम्परेचर चेंज ना होने के बराबर हो। ठीक है, तो इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा इनफाइनाइटेसिमली स्लोली होता है, यानी बहुत ही ज्यादा स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो। क्योंकि अगर तेज होगा तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है, या बॉइलिंग ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों प्रोसेसेस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग यानी आइस थोड़ी थोड़ी मेल्ट भी हो रही होती है, और इसी का इस पे बर्फ भी बन रही होती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। इसी तरह से बॉइलिंग वाटर, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा होता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो इनिशियल टू फाइनल स्टेट की तरफ मूव करता है। ठीक है, फाइनाइट टाइम में, एक खास वक्त में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है, या उसको 2 दिन लगते हैं। ठीक है, एक फाइनाइट टाइम, एक आपके पास एक टाइम लिमिट आती है कि ये इस टाइम लिमिट में इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं करवा सकते। ठीक है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और जितने भी नेचुरली ओक्योरिंग प्रोसेसेस हैं वो तमाम इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में आपके पूछा जा सकता है कि इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बयान कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं थोड़ी सी चेंज लेकर आके। ठीक है, और इरिवर्सिबल को हम चेंज इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज लेके भी आए तब भी वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल प्रोसेसेस हैं, तमाम रियल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह इनफाइनाइट टाइम में अगर हो रहा है कोई प्रोसेस तो वो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, एक फाइनाइट टाइम में हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल होगा। वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में, हाँ जी, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कम होता है। ठीक है, ये कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं इसके। उसके बाद ये आ जाता है आपका टॉपिक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, कि हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस करवाना है। ठीक है, आइडियल गैस हमारे पास मौजूद है, उस आइडियल गैस की एक्सपेंशन करवानी है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी आपको मैंने बताया है कि रिवर्सिबल का मतलब है बहुत ही स्मॉल चेंज, बहुत ही स्लोली प्रोसेस होगा ये। ठीक है, एक्सपेंशन का ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा जिसको हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन कह रहे हैं। ठीक है, और ये होगा क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए हम इस डायग्राम से समझते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर है। ठीक है, और इसके ऊपर एक हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है।
ठीक है, और ये इस पिस्टन के ऊपर हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, ये ऊपर मूव और नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, कंसीडर कर लेते हैं n नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इस गैस के अंदर मौजूद है, और इसका जो वॉल्यूम है वो है V1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, बढ़ा देता हूं, इस प्रेशर में कुछ और प्रेशर बढ़ा देता हूं, वैल्यू ऐड कर देता हूं, तो P प्लस होगा, ठीक है, P प्लस होगा अगर मैं प्रेशर ऐड करूंगा। तो अगर प्रेशर ऐड होगा तो ये पिस्टन नीचे मूव करेगा, ठीक है। अगर हम वेट बढ़ा देते हैं ऊपर पिस्टन के ऊपर, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर में कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, P प्लस हो जाएगा, और ये पिस्टन नीचे मूव करेगा। और अगर मैं इस प्रेशर से कुछ वैल्यू कम कर देता हूं, कोई थोड़ा सा वेट लेस कर देता हूं, प्रेशर कम करता हूं, प्रेशर में माइनस करता हूं, तो ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। तो चलिए हम इस प्रेशर में से थोड़ी सी बहुत कम वेट जो है इसमें से लेस करते हैं, -dp, ठीक है, बहुत थोड़ा सा प्रेशर हमने कम किया, P - dp। जैसे ही प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम जो पहले यहाँ पे था, ठीक है, पिस्टन वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ गया है क्योंकि हमने प्रेशर कम कर दिया है ना। तो ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में, इसको हम क्या कहेंगे? डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। और ये चेंज इन प्रेशर, हमने प्रेशर चेंज किया, P - dP प्रेशर कर लिया, तो ये वॉल्यूम गैस का एक्सपैंड हुआ है, ये हुई है एक्सपेंशन वर्क, इसे कहते हैं एक्सपेंशन वर्क, इसे कहते हैं पीवी वर्क, ठीक है। और अगर ये हम कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबली एक्सपेंशन हुई है, तो इसका मतलब है ये जो चेंज आई है, यहाँ पे जो ये बड़ी करके दिखाई जा रही है ना डायग्राम में, ताकि आप इसको समझ सकें इजीली। तो वैसे अगर अगर समझना है ना कि ये रिवर्सिबल हो रही है, तो इसका मतलब है ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल प्रेशर डिक्रीजिंग है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, ठीक है, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डीपी है, बहुत कम प्रेशर चेंज और जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो भी बहुत कम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तकरीबन ना होने के बराबर, बहुत कम। तो यहाँ पे तो बड़ी वैल्यूज करके दिखाई गई है ताकि आप इसको समझ सकें आसानी से, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी वर्क डन। अब देखते हैं, हमने देखना है कि वर्क डन कितना हुआ है, हमने वर्क डन निकालना है। तो ये DW हम, क्योंकि अगर वर्क डन वैसे होता है पीवी प्रोडक्ट वर्क होता है, ठीक है। और अब हमारे पास प्रेशर हमने जो अप्लाई किया हुआ है वो प्रेशर क्या है? P - dP प्रेशर है, और वॉल्यूम कितना चेंज आया है? वॉल्यूम में dV वॉल्यूम चेंज आया है, तो हमें जो वर्क मिलेगा वो होगा DW वर्क, यानी बहुत ही थोड़ा सा वर्क, ठीक है, थोड़ा सा वर्क मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आया है और प्रेशर हमने बहुत कम रिड्यूस किया है। तो P - dP एंड dV मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। अब dV इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये बन जाएगा PdV, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा dP dV। dP का मतलब है बहुत स्मॉल चेंज इन प्रेशर, dV का मतलब है इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ये दोनों वैल्यूज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हैं, बहुत छोटी वैल्यूज हैं। तो इतनी छोटी वैल्यूज को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत छोटी 0.00000001 बहुत कम आएंगी, तो उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास पीछे रह जाएगा DW = PdV। अब अगर हमें फाइनाइट चेंज के लिए निकालना है, ठीक है, फाइनाइट चेंज का मतलब है कि हमें टोटल वर्क डन देखना है कि जब ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा, तो करते करते एक सारी हम टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो एडिशन के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, ऐसे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन,
और वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हुआ, वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक चेंज हुआ, ठीक है। यानी अगर वॉल्यूम इससे ज़्यादा इंक्रीज होगा, V2 तक, V1 से लेकर V2 तक इंक्रीज हो, तो उसके अंदर सब वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हम इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। इंटेग्रल ये वॉल्यूम का अप्लाई हो रहा है, ये dV इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप आइडियल गैस की इक्वेशन जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से P को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये बन जाता है nRT ओवर V, nRT ओवर V। अब ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे P की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा nRT ओवर V dV। W इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल, माइनस वैसे चलता आ रहा है साथ साथ, माइनस इंटेग्रल V1 से V2 तक nRT ओवर V dV। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर ये भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर आ गई। पीछे क्या रह गया, dV डिवाइडेड बाय V, ये बाकी रह गया। जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं और वो फंक्शन डिवाइड में मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं कि ये थ्योरम है, जरा इसको अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको हम कैसे सर सॉल्व जो आपने करते हैं लिंक इंटीग्रेशन। सेंड की है ना, हाँ जी, सर वो उसमें तो SN1 एंड SN2 था और अल्काइल वगैरह था। नहीं नहीं, अच्छा वो चला गया, ओहो वो यस दूसरा लिंक चला गया आपको। चलिए मैं दूसरा लिंक सेंड कर दूंगा, ये मिस्टेकली दूसरा लिंक चला गया। चलिए अच्छा कि आपने बता दिया मुझे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, सर आपने कहा था ली चैटलर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन फर्स्ट 3 करेंगे ना हम लोग, बाकी नहीं करनी? हाँ हाँ, नहीं बाकी नहीं करनी, फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस। सर कोई भी कर लें सर, अगर उनमें से कोई शॉर्ट आ गया या कोई और। किस में से शॉर्ट आ गया? सर एप्लीकेशन में से उसकी। नहीं, वो शॉर्ट एप्लीकेशंस उधर से ही आते हैं, वो जो फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस दिखी है ना, जस्ट वही पूछ लेते हैं, अगर पूछें भी सही तो। वैसे लीचैटली प्रिंसिपल में लीचैटली और उसके साथ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन वो ज़्यादातर नहीं पूछते। लॉ ऑफ मैस एक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ली चैटलर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 3 ही क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मैस एक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्स के एन के पी, एंड लास्ट क्वेश्चन इसका ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, और ली चैटलियर प्रिंसिपल की 3-4 एप्लीकेशंस कर लें बस। ओके, सो ये वीडियो होगी हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन के लिए, ये आ गया जी। तो अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन लेना हो आपने, ठीक है, ओके, एक इंटीग्रेशन लेना हो किसी फंक्शन का, ठीक है, वॉल्यूम फंक्शन का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन पता कैसे चलता है कि कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है और किस फंक्शन पे हमने ये अप्लाई करना है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस, इसी तरह से ये भी एक ऑपरेटर है, और ये उस फंक्शन पे अप्लाई होता है जिस फंक्शन में डी साथ लिखा हो,
ठीक है, ये जो डी साथ लिखा होता है, ये वाला डी, ये अगर वॉल्यूम के साथ लिखा है तो वॉल्यूम पे अप्लाई होगा। वॉल्यूम वेरिएबल है, वो जहां जहां लिखा होगा इक्वेशन में उसको वहीं वहीं रहने देंगे और लास्ट पे उसी को अप्लाई करवाएंगे। जैसे टेम्परेचर के साथ डी नहीं लिखा हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर के साथ डी नहीं लिखा हुआ आर भी कांस्टेंट है, एन के साथ डी नहीं लिखा हुआ एन भी कांस्टेंट है। तो बाकी जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सारी कांस्टेंट हो जाती हैं, सिर्फ वही टर्म जिसके साथ डी लिखा होता है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की जाती है। अब पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये आ गया डी, ठीक है, डी वी डिवाइडेड बाय, डिवाइड में लिखा हुआ है वॉल्यूम वी, हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अभी लिमिट्स को बाद में देखते हैं, लिमिट v1 से v2 है उसको बाद में देखते हैं, पहले इसकी इंटीग्रेशन तो करें। इसकी इंटीग्रेशन है, जब भी फंक्शन डिवाइड में लिखा हो और आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वो होता है एल एन नेचुरल लॉग ऑफ वॉल्यूम के बराबर, ऐसे एल एन वी के बराबर होता है। ये इसका आंसर है। अब हम लिमिट भी लगा लेते हैं, लिमिट है v1 से लेकर v2 तक, यही लिमिट है। चलिए अब इधर लिमिट लगानी है तो ये आंसर में ऐसे लिमिट लगाई जाती है, v1 से लेकर v2 तक, ये लिमिट आ गई। अब इस लिमिट को जब अप्लाई करना है तो इसको इस तरह से अप्लाई करना है कि अपर यहाँ पे v की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ v2 यानी अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट नेचुरल लॉग v1, ये लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको ये पता है कि 8th 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो नेचुरल लॉग में वैल्यूज लिखी जाती हैं, एक अगर प्लस में है दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो जो वैल्यू माइनस वाली होती है उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग को कॉमन लेकर जो माइनस वैल्यू है उसको आप डिवाइड में लिख सकते हैं, v2 डिवाइडेड बाय v1, इस तरह से नेचुरल लॉग को कॉमन ले लिया और जो वैल्यू माइनस वाली है उसको डिवाइड में लिख लिया। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये दिया है, ये हमने निकाला और यही आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये देखें ln v2 डिवाइडेड बाय v1, ठीक हो गया, ये इंटीग्रेशन आ गई। उसके बाद अब इसके अंदर नेचुरल लॉग ln ये बराबर होता है 2.303 लॉग के, 2.303 लॉग के मल्टीप्लाई बाय लॉग, ठीक है 2.303, ठीक है 2.303 लॉग के। तो इस ln की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लिखते हैं इसको ln लॉग और ये आ गया 2.303 मल्टीप्लाई में, ठीक है हमने 2.303 को इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई आप यहाँ पे लिखें यहाँ पे लिखें एक ही बात है, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया W वर्क डन, ठीक है -2.303 nRT log v2 ओवर v1, ठीक हो गया। ये हमने वैल्यू निकाल ली इसकी इक्वेशन 2 में। अब हम ये तो हमने वॉल्यूम फॉर्म बना ली अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ये हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक ये चीज़ है, ठीक है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ से अगर हम V2 डिवाइड बाई V1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो है P1 डिवाइड बाई P2, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी V2 डिवाइड बाई V1, ठीक है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं P1 डिवाइड बाई P2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, V2 डिवाइड बाई V1 की जगह पे P1 डिवाइड बाई P2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये माइनस का साइन यहाँ पर लेकर आते हैं
ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लेकर आने से तो ये P2 ऊपर चला जाएगा, P1 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस का साइन खत्म भी कर सकते हैं। तो ये सारी फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म है इसकी वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की ये फॉर्म है, और एक इक्वेशन नंबर 2 वाली फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो हमें P2/P1 या फिर वॉल्यूम की रेशो मालूम हो तो हम उससे वर्क डन निकाल सकते हैं। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर सर एन, ये बुक पे भी है? जी सर ये बुक पे तो नजर नहीं मुझे आ रहा कहीं। बुक पे आपके ये पेज नंबर दिया हुआ है। सर ये कौन से नोट्स हैं? मैं बता देता हूँ, ये देखिए, ये डॉक्टर जमशेद साहब वाले नोट्स है। एक तो ये प्रोसेस है आपका, पेज नंबर 240 पे दिया गया है, ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस वाला पेज नंबर 240 पे दिया गया है। और ये जो अभी आपने सॉल्व किया है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, जो ये इक्वेशंस वगैरह बनाई हैं, ये दिया गया है पेज नंबर 238 पे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ गैस। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ जी, मिल गया आपको। यस सर। 5.5 टॉपिक है। ठीक है, यही V2/V1 उन्होंने फाइंड आउट किया। ठीक है, V2 जगह, इसकी जगह पे हमने P1/P2 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने आगे पुट किया हुआ है इस चीज़ को, ये 5.5.1 में उन्होंने पुट करके दिखाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये वाली एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज को इम्पॉसिबल बनाया जाता है। यानी एक सिस्टम है, उसके आसपास हम इंसुलेशन लगा देते हैं, उसको इंसुलेट कर देते हैं, ताकि हीट ना ही बाहर जा सके और ना ही कोई हीट एंटर हो सके। ठीक है, इसे कहेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। इस एडियाबैटिक सिस्टम ने देखा है वर्क। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें क्यू हीट को रिप्रेजेंट करता है, और हीट एक्सचेंज हमने क्योंकि इम्पॉसिबल बनाया है इसलिए क्यू की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे डेल ई की वैल्यू किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे वो ये बताता है कि जितना वर्क डन होगा इस एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेल ई, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन होगा, और वर्क डन कैसे होगा, इंटरनल एनर्जी की बेस पे, जितनी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर सकेंगे। ठीक है, उनको कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बाहर से हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से हीट प्रोवाइड की जा सकती है, वो जो हीट होगी वो सारी की सारी वर्क डन में इस्तेमाल हो जाएगी, और टेम्परेचर हमेशा कम। चलिए, अब हम वही प्रोसेस कंसिडर करते हैं वापस। हमने 1 मोल गैस लिया, ठीक है, और उस पर एक खास प्रेशर लग रहा है, एक खास उसका वॉल्यूम है, और इनफाइनेटेसिमली स्मॉल इंक्रीज लेकर आते हैं वॉल्यूम में dV। कैसे, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं -PdV। ठीक है, और जब उसमें हम वर्क डन देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, -PdV। ठीक है, अभी आपने वो पीछे जो इक्वेशन निकाली है, ये जब इसको सॉल्व करते हैं P - dP dV, ऐसे ही है ये इक्वेशन, dW इज इक्वल टू, जैसे अब ऊपर हमने पहले निकाली थी P - dP dV, इसमें ये इसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम कहते हैं dV और dP बहुत स्मॉल वैल्यूज है, निगलेक्ट कर देते हैं, तो पीछे रह जाती है PdV। ठीक है, और dW आपके पास हम -PdV कह रहे हैं। अच्छा, माइनस साइन किस लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है,
माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। जब भी कोई सिस्टम आपको कोई चीज दे रहा है, चाहे वो वर्क डन दे रहा है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी अपनी आपको दे रहा है, चाहे वो हीट लॉस कर रहा है, तो इन चीज़ों को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम नहीं हो रहा। ठीक है, ऑन द सिस्टम हो तो उसको प्लस के साथ जाहिर करते हैं। तो क्योंकि ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक्सपेंशन मतलब गैस एक्सपेंड करेगी, तो जब एक्सपेंड करती है गैस तो उससे वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, और डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी, और डी डब्ल्यू आपके पास किसके बराबर है? ये डी डब्ल्यू बराबर है डी ई के बराबर है। ठीक है, आप इस डेल की जगह पे डी ई डी भी लगा सकते हैं। तो अगर हम डी ई इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर आते हैं तो उससे वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, डी ई डी डब्ल्यू। अब डी ई अगर हम डी डब्ल्यू की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो डी ई की क्या वैल्यू है, बन जाएगी माइनस पी डी वी। तो उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन 1 में। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी जो है ये बराबर होती है सी वी पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, जिसे हम डी ई डिवाइड बाई डी टी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसे हम मोलर हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। आज दोबारा लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, उसके अंदर आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। डी ई इसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डी टी है इसको हम डी भी कह सकते हैं पार्शियल साइन को, तो ये डी टी यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी वी के साथ, ये बन जाएगा डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 1 इन दोनों को कंपेयर करते हैं, डी ई वैल्यूज़। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पी डी वी इज इक्वल टू सी वी डी टी, ये सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, इक्वेशन नंबर 3। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर हम 1 मोल आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसके लिए पी वी इज इक्वल टू एन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। एन की वैल्यू हमने 1 रख ली, तो 1 की जगह पे हमने एन की जगह पे हमने 1 लिख लिया। आर टी, पी की वैल्यू को अलहदा किया, पी इज इक्वल टू आर टी ओवर वी। अब इस पी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ये बन जाएगा माइनस आर टी ओवर वी, सी वी डी टी माइनस आर टी डिवाइड बाई वी डी वी। अब इस v को dv के नीचे डिवाइड करके लिखते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मौजूद है, इस टेम्परेचर वाली टर्म को dt के साथ लिखते हैं, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये बन गया सी वी डी टी डिवाइड बाई टी, और ये बन गया आर डी वी डिवाइड बाई वी। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। टेम्परेचर वाली साइड पे इंटीग्रेशन करनी है तो लिमिट लगाएंगे T1 से T2 तक। वॉल्यूम वाली साइड पे अगर इंटीग्रेशन करनी है तो इसको लगाएंगे V1 से लेकर इंटीग्रेशन V2 तक। अब वही इंटीग्रेशन का रूल जो भी अभी आपको मैंने बताया है कि अगर V की जगह इंटीग्रेशन करनी हो डिवाइड में हो तो इसका आंसर होता है ln V1 डिवाइड बाई V2। वैसे V2 डिवाइड बाई V1 आता है, ये देखें जरा, ये देखें V2 डिवाइड बाई V1 आता है। ये इंटीग्रेशन करवाएं V1 से V2 तक dV डिवाइड बाई V, क्या आंसर आता है ln V2 डिवाइड बाई V1। यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, यहाँ पे दिया V1 डिवाइड बाई V2। ये कैसे हुआ, ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन हमने अंदर लेके आए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन लेकर आते हैं तो ये माइनस का साइन एक्चुअली इन्वर्स कर देता है। ये माइनस का साइन इधर आ जाता है और ये इन्वर्स हो जाती हैं वैल्यूज़ और माइनस का साइन गायब हो जाता है। ये बराबर हो जाता है ln V1 डिवाइड बाई V2। इस तरह से हम इस माइनस के साइन को गायब कर देते हैं। ये अब ये माइनस का साइन गायब हो गया, तो हमने जस्ट यहाँ पे यही किया है कि हमारे पास जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ से ख़त्म हो गया और इसका आंसर तो वही आएगा ln T2 डिवाइड बाई T1। अब एक हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर
माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डिफरेंस जो है जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। एक गैस के लिए जनरल गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है। तो आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, सी पी माइनस सी वी। ठीक है, यहाँ पे ये सी वी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सी वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं, इसके लिए इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1। और ये भी सी पी कॉन्स्टेंट है, सी वी ये भी कॉन्स्टेंट है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एक सब्सटेंस के लिए ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। तो दोनों कांस्टेंट को जब डिवाइड करवाएंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कह रहे हैं गैमा, न्यू कांस्टेंट गैमा। और ये 1 के बराबर, तो गैमा माइनस 1 ln v1 v2। एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइड पे, एंटी लॉग, नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा। पहले क्या करते हैं कि ये जो नेचुरल लॉग के साथ जो भी लिखा होता है प्रोडक्ट के अंदर, वो नेचुरल लॉग में मौजूद फंक्शन की पावर बन सकता है। तो पहले यही रूल अप्लाई करवा के हम इस फंक्शन को, सॉरी इस मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट को हम उठा के नेचुरल लॉग में मौजूद फंक्शन की पावर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने ये -1 वाली दिखाई है कि अगर यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो हम इसको पहले ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन करके तो ये जो -1 होता है उसको क्या करते हैं, पावर बना देते हैं, ये पावर बना देते हैं। तो बस मैंने यहीं पे भी यही किया है, यहाँ पे भी यही किया है कि इसको उठा के मैंने नेचुरल लॉग में मौजूद फंक्शन की पावर बना दी गैमा -1। फिर दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया, और एंटी लॉग लेने से ये लॉग और एंटी लॉग खत्म हो जाएंगे, दोनों खत्म हो गए, एंटी लॉग खत्म हो गए। तो बन गया T2 T1 V1 V2 पावर गैमा -1। आइडियल गैस के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। यहाँ T2 T1 की वैल्यू निकालते हैं, T2 को हम इधर ले आते हैं, P1 V1 को इस साइड पे ले आते हैं, ये बन जाएगा T2 T1 इज इक्वल टू P2 V2 P1 V1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये देखिए ये बन जाएगी P2 V2 P1 V1 V1 V2। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो V1 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये V2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो, यहाँ पे मल्टी डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं, ये देखिए ये आ गया V1 V2। ठीक है, अच्छा अब साथ में एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम। ये लिखा हुआ है V1 डिवाइडेड बाय V2 पावर यहाँ गैमा से माइनस, बता दे जहाँ से गैमा -1 आया था वहां से मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा। ठीक है, गैमा -1 है ना, तो गैमा -1 को नेचुरल लॉग में मौजूद फंक्शन की पावर बनाया जा सकता है। ठीक है, और पावर बनाने के बाद हम इसको इसमें मौजूद जो T2 T1 है इसको हम ख़त्म करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से T2 T1 निकाल के, और इस इक्वेशन से हम जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ये बन जाएगा P2 V2 V1 V1। अब इसकी जगह पे हमने क्या किया कि V1 और V2 ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ इसको ले आते हैं, ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे ये मैंने किया V1 और V2 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक और काम भी करना है, और वो ये कि इस इक्वेशन को गौर से देखें ज़रा, यहाँ लिखा हुआ है V1 डिवाइडेड बाय V2 पावर गैमा -1। तो आप इन दोनों पावर्स को, गैमा और -1, इन दोनों पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप V1 डिवाइडेड बाय V2 की पावर गैमा लिख दें और फिर मल्टीप्लाई में V1 डिवाइडेड बाय V2 लिखकर -1 पावर सेपरेट लिख दें, तो ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए
V1 डिवाइड बाई V2 पावर गैमा अलहदा लिख दिया, V1 डिवाइड बाई V2 पावर -1 हमने अलहदा लिख दी। गैमा -1 कंबाइंड था, हमने गैमा अलहदा किया, -1 वाली पावर को अलहदा फंक्शन पे अप्लाई किया। अब ये देखें, ये पावर है -1 वाली और इस V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर क्या है 1, तो ये 1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो गई, ये -1 वाली और ये 1 वाली ये दोनों कैंसिल हो गई। पीछे क्या रह गया, सिर्फ गैमा वाली टर्म रह गई। तो ये इस गैमा को हम अलग-अलग अप्लाई करवा देते हैं। V1 पे गैमा, V2 पे गैमा। V1 पे जो गैमा है ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और सॉरी इसको कहते हैं प्रेशर को, प्रेशर आपके पास P1 डिवाइड में है, इसको वहां जाके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये देखिए P1 V1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, V1 की पावर हमने सेपरेट कर दी। इसी तरह P2 V2 पावर गैमा, ये दोनों बराबर हैं। यहां से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि PV पावर गैमा हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV पावर गैमा कांस्टेंट के बराबर है। PV किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है, PV कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहां से ये रिजल्ट सामने आता है। ये रिजल्ट क्या बताते हैं कि जब आप बात करते हैं किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये आइसोथर्मल की लाइन आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई एडियाबैटिक प्रोसेस की लाइन, एडियाबैटिक प्रोसेस की ये लाइन आ गई और ये आ गई आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन। अब यहाँ से ये रिजल्ट सामने आते हैं कि अगर हम आइसोथर्मल की बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, वहां पे भी प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बल्कि ज्यादा डिक्रीज होता है, क्योंकि पावर भी है। जो आप चीज रखेंगे यहाँ पे 5, देखिए अगर मैं इसको पढ़ाता हूं और वॉल्यूम की वैल्यू आती है 5 आ गई, ठीक। यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम की वैल्यू आई 5, लेकिन 5 की जब हम पावर लेंगे, फर्ज कर लेंगे पावर 2 के बराबर है, कांस्टेंट 2 के बराबर है, तो 5 पावर 2 25, तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। आइसोथर्मल में प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम डिक्रीज होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज ज्यादा होगा। तो एडियाबैटिक में जो वर्क डन है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि PV पावर गैमा मौजूद है। गैमा की वजह से PV वर्क जो है वो ज्यादा होगा और आइसोथर्मल में वर्क डन कम होता है, ठीक है। ये उनके चंद एक पॉइंट्स भी लिखे हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के। ये वही पॉइंट्स हैं जो भी आपने पढ़ लिए हैं सारे, ठीक है, इनको भी यहाँ तक रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहीं तक आज का लेक्चर हम डन करते हैं। सर हमारा वेट कब होंगे? अभी तक ये इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बता दिया जाएगा आपको, बता देंगे इंशाल्लाह जब मिड शुरू होने लगेंगे, डेट शीट आपको मिलेगी पहले। ठीक है जी क्लास, अब आप लीव कर सकते हैं। इसका भी मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा और इससे पहले वाले का जो लेक्चर है वो भी आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा।